चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें रात के समय एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां दो बंदे ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा कहता है कि मैंने इस समय का कई वर्षों से इंतजार किया, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि तुम केवल एक ही कप ड्रिंक ले रहे हो, तुम कितने कोल्ड हार्टेड इंसान हो। और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम गबी रयोंगजा है, जिसे हम रयोन कहेंगे। और फिर हम सामने हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि रयोन की इस बात पर कुछ नहीं कहता और उसकी एक आंख बालों से ढकी होती है और रयोन उसे ड्रिंक सर्व करता है और कहता है कि मुझे अभी याद आया, हम पहली बार तब मिले थे जब हम दोनों जवान थे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कुछ जवाब नहीं देता और रयोन मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि यह 40 साल पहले की बात है जब मैं पहली बार इस इंसान से मिला था। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रयोन के पास आता है और कहता है कि प्लीज ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक का यूज करके मुझे पास्ट में भेज दो। और फिर रयोन उसकी ये बात सुनकर उसे बहुत गौर से देखता है और हमें बताता है कि ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक गोई फैमिली की सबसे महान अचीवमेंट्स में से एक है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिस पर गयोंग फैमिली ने सदियों से रिसर्च की है और इसे अपनी जनरेशन को पास डाउन किया है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसे यूज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और फिर हमें बताता है कि वह इसे कंप्लीट कर सकता था, लेकिन उसके पास इस टेक्निक पर गिव अप करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि इस टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए जो 5 मटेरियल चाहिए होते हैं उनको गैदर करना इम्पॉसिबल था। और फिर रयोन मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि मैं ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक का यूज करूं तो तुम्हें मेरे लिए उस टेक्निक को यूज करने के लिए जो मटेरियल की जरूरत है उन्हें लाना होगा। और फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि उसे हेवनली वन कलर के सीक्रेट आर्टिफैक्ट थंडर वॉल, डिवाइन ड्रैगन फैमिली के सीक्रेट आर्टिफैक्ट डिवाइन इंसेन ब्रेजर और एक 10,000 साल की क्रैप के कोर को और डेमोनिक कल्ट की सीक्रेट डेमोनिक सोल को लाना होगा। और फिर वह हमें बताता है कि वह 5 मिलियन न्यांग तो इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उसके अलावा वह इनमें से किसी भी चीज को नहीं ला पाया। और हमें बताता है कि लेकिन उसके सामने ये जो इंसान है उसने कई दशकों की मेहनत के बाद इन सभी चीजों को ऑब्टेन कर लिया है, लेकिन इसका लास्ट मटेरियल डेमोनिक कल्ट की सीक्रेट डेमोनिक सोल उसे पाने के लिए यह बहुत समय पहले ही इस दुनिया से गायब हो गया था। और फिर प्रेजेंट में रयोन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम किसी अननोन वैली में मर गए होगे। और एमसी की तरफ देखकर कहता है कि ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आखिर तुमने इन सभी मटेरियल्स को कैसे इकट्ठा किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर ड्रिंक करता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि मुझे इस ग्रेट टेक्निक को फेंक देना चाहिए, क्योंकि मुझे उसे यूज करने के लिए इन मटेरियल्स की जरूरत थी और मैंने ये भी सोचा था कि मुझे तुम्हें ही मार देना चाहिए। तो रयोन शांत रहता है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर मन में सोचता है कि जब मैं इससे पहली बार मिला था तो यह बहुत ज्यादा यंग था, लेकिन अब देखो यह एक बूढ़ा आदमी बन गया है जिसके सभी बाल सफेद हो गए हैं और इसके आजू बाजू की हवा भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। उन सभी मटेरियल्स को पाने के लिए यह ऐसी चीजों से गुजरा है जहाँ से गुजरने के बाद इसमें यह परिवर्तन आना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। और फिर रयोन कहता है कि आखिर मैं अब तुमसे पूछ ही सकता हूँ कि तुम पास्ट में क्यों जाना चाहती हो। तब हमारा मेन कैरेक्टर गिलास को टेबल पर जोर से पटकता है और गुस्से में कहता है कि बदले के लिए। जिसे सुनकर रयोन कुछ देर शांत रहता है और कहता है कि क्या तुम्हारी इन स्किल्स के साथ इस समय में बदला लेना नामुमकिन था, जो तुम्हें बदला लेने के लिए पास्ट में जाना पड़ रहा है। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ। तो रयोन कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा नफरत किससे करते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूर कर देखता है और कहता है कि हवा मूंगी से। जो सुनकर रयोन बहुत ज्यादा चौंकता है और हमें बताया जाता है कि मोरी मतलब मार्शल आर्ट की दुनिया के सबसे ताकतवर 3 ग्रुप के सभी लीडर्स को हवा मूंगी ने अपने हाथों से मारा था। मोरी अलायंस लीडर, अनऑर्थोडॉक्स अलायंस लीडर और हेवनली ड्रीमन, इन तीनों को हवा मूंग ने मारा था। और हवा मूंग अभी तक की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, साथ ही वह अभी के करंट एरा का भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और रयोन चिल्लाकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यदि तुम पास्ट में भी चले गए तो तुम उसे हरा पाओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मारूंगा। और कहता है कि उसने जिस हेवनली डीमन को मारा था वह मेरे फादर थे। ये सुनकर रयोन चौंकता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उससे इसलिए बदला लेना नहीं चाहता क्योंकि उसने मेरे फादर को मारा, और ना ही इसलिए कि उसने मेरे भाइयों को। हमारे डीमन क्लैन में यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि लोगों की जान जाती है। तो रयोन कहता है कि तो फिर क्यों। तो हमारा
हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उस दिन हवा मोंगी ने डीमन क्लैन के सभी सर्वेंट्स को और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जिन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने उस दिन कुत्तों और डॉग्स को भी मार दिया। रियोन कहता है कि हवा मोंगी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है या नहीं। अभी के समय में मैं उसे नहीं मार सकता, इसलिए मैं फर्स्ट में जाकर ये काम करूंगा और जब मैं उसे मारूंगा तब मैं उससे पूछूंगा कि आखिर उसके जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान को बच्चों को मारने की क्या जरूरत पड़ गई। तो रेयोन उसकी बातों को सुनता है और कहता है कि यदि यह ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक सच में सक्सेसफुल रही और तुम पास्ट में जा पाए तो क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वह क्या है। तो रेयोन कहता है कि यदि तुम पास्ट में जा पाए प्लीज मुझे ढूंढना और मेरे पास आना। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर किस लिए। तो रेयोन उसे देखता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे शादी करने से रोको। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा छा जाता है और थोड़ी देर के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से हंसता है। तो रेयोन कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, प्लीज मुझे रोक लेना और मुझसे कहना है कि अपनी पूरी जिंदगी अकेले जीऊं। तो हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो उस जगह चलते हैं जहाँ पर ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक का यूज होगा। और वह खड़ा होता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है। तो रेयोन उससे संभालता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अभी भी खड़ा हो सकता हूँ, भले ही सीक्रेट डोमिनिक सोल को इकट्ठा करते हुए मैंने अपना एक हाथ और एक आंख खो दी है, लेकिन यह उसे पाने का एक बहुत ही छोटा प्राइस था। और फिर हम उन सभी आइटम्स को देखते हैं जो कि उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होते हैं और रेयोन डोमिनिक सोल को उन आइटम्स के पास रखता है और हम देखते हैं कि उस डोमिनिक सोल से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और रेयोन अपने दोनों हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ने लगता है और उसके मंत्र पढ़ते ही बहुत तेज रोशनी निकलती है और एक गेट खुल जाता है, जिसे देखकर रेयोन हैरान हो जाता है और खुश होकर कहता है कि मैंने आखिर ये कर ही दिया, क्या तुम इसे देख रही हो, मैंने कहा था ना मैं ये कर लूंगा और मैंने ये कर दिखाया। और वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है जो कि नशे के कारण एक खम्भे से टिकल लेटा होता है, जिसे देखकर रेयोन हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और गेट को देखता है और फिर वह कहता है कि मुझे माफ करना और उस गेट की तरफ जाने लगता है और कहता है कि मुझे इसके लिए माफ करना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा और इस घटना के बारे में तुम्हें बताऊंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर एक खम्भे की मदद से लेटा होता है और रेयोन गेट के पास आकर कहता है कि ये मेरी फैमिली की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह पास्ट में जाए और यह मेरी भी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तभी रेयोन को यह एहसास होता है कि वह अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है और वह कहता है कि मेरे डेमोनिक एक्यू पॉइंट्स सील हो गए हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाकर कहता है कि गंभीर रेयोन आखिर तुम कैसे कर सकते हो। तो रेयोन कहता है कि ये, और हमारा मेन कैरेक्टर उसके बाजू में खड़ा होकर कहता है कि सभी लोगों को छोड़कर आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन में धंसा देता है। और फिर रेयोन को एहसास होता है और वह रोते हुए कहता है कि मैंने अपनी रैशनैलिटी को कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम्हें इन मटेरियल्स को हासिल करने में कितना दर्द सहना पड़ा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हमारा मैन कैरेक्टर उसे घूर कर देखता है और उसका गला छोड़कर कहता है कि मैं भी एक सेल्फिश पर्सन हूँ, मैं इस दुनिया में अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं करता, इसलिए मैं इन सभी मटेरियल्स को गैदर करने में सक्सेसफुल रहा। और गुस्से में कहता है कि यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे तुरंत ही मार देता, लेकिन मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि गोए रेयोन, मेरा अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर रेयोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि रेयोन हिल नहीं रहा और वह कहता है कि क्या, और वह अपने आसपास देखता है जहाँ पर सभी चीजें रुक गई होती हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, और तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि तुमने सभी टेस्ट को पास कर लिया है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस आवाज की तरफ देखता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम कौन हो। तो वह ओल्ड मैन कहता है कि मैं वह इंसान हूँ जो तुम्हें पास्ट में भेजेगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान रहता है और फिर वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम छोटे ह्यूमंस ऊपर वाले के लॉजिक्स को नहीं समझ सकते। क्या तुमने सच में सोचा था कि ये तुच्छ जीव और कुछ मटेरियल्स के साथ तुम पास्ट में जा सकते हो। और फिर वह ओल्ड मैन कहता है कि असल में इस टेक्निक को यूज करने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वह ये मटेरियल्स नहीं है, बल्कि
इन मटेरियल्स को गैदर करने में जो तुमने इफर्ट लगाया है वह असली मटेरियल है। तुमने सभी टेस्ट को पास किया और तुम्हारी जिंदगी में केवल एक ही गोल था जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, और तुम्हारा लास्ट टेस्ट था जिसमें तुमने गवी रेयोंग को माफ कर दिया। और सच कहूँ तो तुम्हारा लास्ट टेस्ट ही सबसे कठिन टेस्ट था, लेकिन तुमने उसे इजीली पास कर लिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यदि मैंने सभी टेस्ट को पास कर लिया है तो मेरी विश को पूरा करो और मुझे पोस्ट में भेज दो। तो वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उस इंसान को मारूंगा जो मरना डिजर्व करता है और उन लोगों को बचाऊंगा जिनको मरना नहीं चाहिए था। तो वह ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम्हारी यही विश है जिसके लिए तुम पास्ट में जाना चाहते हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि और मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहता हूँ। शायद यही रीजन है जिसके लिए मैं इतना डेस्परेट हूँ कि मैं पास्ट में जाना चाहता हूँ। मैंने अपनी ये जिंदगी जिस तरह से जी है उससे मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ। मैंने इस जिंदगी में बहुत ज्यादा हवा मूंगी से नफरत की है। तो वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें आखिर किस बात का दुख है? तो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाकर कहता है कि मुझे उस सब का दुख है। मेरा जब से जन्म हुआ मेरे जो भी एक्शंस रहे हैं वह मेरे खुद के एक्शन नहीं थे। मैंने हमेशा वह डिसीजन किसी न किसी चीज के कारण लिए हैं, और जब तक मुझे यह एहसास हुआ तब तक मेरी यह जिंदगी यहाँ अंत पर आकर खड़ी हो गई है। ये सुनकर वह ओल्ड मैन मुस्कुराता और कहता है कि मैं क्यूरियस हूँ कि तुम आगे जाकर किस तरह की जिंदगी जीने वाले हो। और वह ओल्ड मैन जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी नई जिंदगी को जरूर देखूंगा। और तभी रुका हुआ समय फिर से चालू हो जाता है और रेयोन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे प्लीज माफ करना। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और रेयोन कहता है कि मुझे पता है ये बहुत ही शर्मनाक है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन प्लीज अपना प्रॉमिस नहीं भूलना। तुम्हें मुझे शादी करने से रोकना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम अच्छे से रहना। तो रेयोन चिल्लाकर कहता है कि प्लीज जो मैंने तुमसे कहा है उसे याद रखना। और हमारा मेन कैरेक्टर उस गेट में चला जाता है और एक बहुत तेज लाइट होती है और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा जोश में चिल्ला रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर एक पुतले की तरफ देखकर कहता है कि मैं सच में पास्ट में आ गया। और तभी उसे एनर्जी फील होती है और वह अपने फादर की तरफ देखकर कहता है कि फादर, और मुस्कुराता है जिसे देखकर उसके फादर थोड़े हैरान रह जाते हैं। तभी एक बंदा अपनी तलवार नीचे पटक कर कहता है कि आखिर सेकंड यंग मास्टर, आप हमें कितना इंतजार करवाने वाले हैं? चलिए जल्दी से ये लड़ाई शुरू करते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर मन में सोचता है कि तो आज न्यू ड्रीमिंग स्क्रीमिस का दिन है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि मेरे फादर हेवनली डीमन ने ये डिक्लेयर किया कि वह कल्ट के नेक्स्ट लीडर का सिलेक्शन केवल अपनी ब्लड लाइन तक सीमित नहीं रखेंगे। इस बात से कल्ट के भीतर हंगामा मचा दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि कोई भी हेवनली डीमन बन सकता है जब तक कि वह सबसे ज्यादा ताकतवर हो। फादर अपनी इस बात की सीरियसनेस को बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने न्यू जनरेशन में से नेक्स्ट लीडर चुनने के लिए एक फाइटिंग कॉम्पिटिशन लॉन्च किया जिसका नाम है दी डीमन स्क्रिमिस। और जो भी इस फाइटिंग कॉम्पिटिशन का विनर होगा वह हेवनली डीमन के 2 बेटों में से किसी एक को चैलेंज कर सकता है, और उस फाइट में जो भी विनर होगा उसकी एक विश को हेवनली डीमन पूरा करेंगे। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो हमारे एमसी से कहता है कि कैसा हो यदि तुम अभी यहीं पर गिव अप कर दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर शांत खड़ा होकर उसे देखता रहता है और कुछ नहीं कहता, और मन में सोचता है कि अब मुझे याद आया पिछली लाइफ में जब इस बंदे ने मुझे अपना अपोनेंट चूज किया था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि इसके इस डिसीजन से मुझे ऐसा लगा कि यह मुझे इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि इसे लगता है कि मैं मेरे भाई के मुकाबले एक इजी टारगेट हूँ। लेकिन अब यदि मैं पीछे देखूं तो मुझे समझ में आता है कि इसने मुझे बिल्कुल डिफरेंट रीजन के कारण चूज किया था। इसने मेरे को रिश्वत दी थी और उससे कहा था कि वह मेरे राइज में एनर्जी डिस्प्रेसिंग पोशन को मिला दे जिससे कि मैं अपनी एनर्जी का टेम्पररी यूज ना कर पाऊं। और इसकी उस डर्टी ट्रिक के कारण उस दिन मैं मैच हार गया। मैंने अपने फादर को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने मुझे गिरी हुई निगाहों से देखा, क्योंकि मैं एक ऐसी छोटी सी ट्रिक में फंस गया था। और उसके बाद मैंने कुछ और चीजें की और अंत में मैं आज के दिन हार गया। और मेरी इस मिस्टेक के कारण और जो मैंने आज फेलियर एक्सपीरियंस किया था उसके कारण मैं सक्सेशन रेस में पीछे आ गया। और हमारा एमसी सोचता है कि सब कुछ आज की हार से ही स्टार्ट हुआ था। तभी
वो अंदर चिल्ला कर कहता है कि सेकंड यंग मास्टर, मेरे सामने खड़े होने के बाद भी आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारा मैन कैरेक्टर उस बंदे की तरफ देखता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि तुमने अपना नाम क्या बताया? जिस पर वो बंदा चिल्ला कर कहता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मेरा नाम गोयू पियुंग है, हम इस बंदे को पियुंग कहेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ अच्छा, गोई पियुंगो। और हमारा मैन कैरेक्टर मन में सोचता है कि तो ये 8 डीमन सुप्रीम्स में से गु चियोनपो दी ब्लड हेवनली 7 डीमन के 7 डिसाइपल्स में से एक है। ये गु चियोनपो का 5वां डिसाइपल है। और फिर पियुंग चिल्ला कर कहता है कि जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो, इसे देख कर लगता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा कॉन्फिडेंस है। और हमारा मैन कैरेक्टर उसे इग्नोर कर देता है और अपने फादर की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि मैंने इसके बारे में पास्ट में नहीं सोचा, लेकिन मुझे फादर की इन आइस को देखकर लगता है कि फादर को पहले ही पता है कि मुझे एनर्जी डिस्प्रेसिंग पॉइजन दिया गया है। और साथ ही में मेरे फादर केवल ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकता हूँ। और मन में सोचता है कि क्योंकि मैंने अपने पास्ट लाइफ में जो भी सीखा था वह मुझे अभी भी याद है, तो मैं पियोंग को केवल एक मूव में हरा सकता हूँ, वो भी बिना इनर एनर्जी को यूज किए। लेकिन मैं अपनी ट्रू स्किल्स को यहाँ पर नहीं दिखाना चाहता, मुझे अपनी स्किल्स को अभी के लिए हाइड करना होगा। और हमारा एमसी अपना हाथ ऊपर उठाकर कहता है कि मैं आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे कल्ट के सभी हीरोज के सामने जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये कहता हूँ कि मैं गु पियोंगो से बिना अपनी एनर्जी यूज किए फाइट करूंगा। ये सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं और पियोंग कहता है कि क्या, और लोग हमारे एमसी की जय जयकार करने लगते हैं। ये देखकर पियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी अपना हाथ ऊपर कर कहता है कि यदि तुम इस तरह से खेलना चाहते हो तो ठीक है। और कहता है कि मैं भी अपनी इनर एनर्जी का यूज नहीं करूंगा। लेकिन पियोंग की बात सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और लोग आपस में बात करते हैं कि यदि ये दोनों ही इनर एनर्जी का यूज नहीं करेंगे तो ये तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। तो दूसरा बंदा कहता है कि ये तो हमारे समय की बर्बादी है। तो पियोंग गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि सेकंड यंग मास्टर, भले ही मैं अपनी इनर एनर्जी का यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मेरी तलवार की कोई आंखें नहीं है। जो भी इसकी स्ट्राइक्स के सामने आएगा यह उसे काट देगी। और अपनी तलवार जमीन में पटकता है और हमारा मैन कैरेक्टर यहाँ मन में सोच रहा होता है कि मेरी इस यंगर वर्जन की बॉडी में अजीब सा फील हो रहा है, क्या मैं इसे अपने मन के मुताबिक मूव कर पाऊंगा? और पियोंग अपनी सबड़ को सामने कर कहता है कि चलो अपनी सबड़ बाहर निकालो। तो हमारा मैन कैरेक्टर उसे देखता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे खिलाफ अपनी सबड़ का यूज करने की जरूरत है। तो पीछे खड़े लोग पियोंग को चढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे, ये देखो, वो तुम्हें गिरी हुई निगाहों से देख रहा है, वह तुम्हें तुच्छ समझता है। जिस पर पियोंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्योंकि तुम कल्ट लीडर के बेटे हो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा एक हाथ ले लूंगा। और स्पीड से हमारे मैन कैरेक्टर पर हमला कर देता है और उसके लेफ्ट हैंड पर स्लैश मारता है, लेकिन हमारा मैन कैरेक्टर उससे आसानी से बच जाता है। और अपनी स्पीड को देखकर हमारा मैन कैरेक्टर मन में सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा है कि मेरी बॉडी जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा फास्ट रिएक्ट कर रही है। और वहीं पियोंग हमारे मैन कैरेक्टर पर साइड से स्लैश मारता है, जिससे हमारा मैन कैरेक्टर ऊपर कूद कर बच जाता है। और इस बैटल को देखकर हमारा मैन कैरेक्टर दिल पर हाथ रखता है और कहता है कि मेरा दिल इतनी सारी ताकत के कारण जोर से धड़क रहा है। और हमारा मैन कैरेक्टर हल्का सा मुस्कुराता है, जिससे देखकर पियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने हंसने की? और हमारे मैन कैरेक्टर पर तलवार से फिर से हमला कर देता है, जिस पर हमारा मैन कैरेक्टर इस बार पियोंग पर पलट वार करता है और उसके सीने में अपने लेफ्ट हैंड की कोनी से हमला करता है, जिससे पियोंग की मुंह से खून निकल आता है। और हमारा मैन कैरेक्टर अपना एक मुक्का पियोंग के चेहरे पर मारता है, जिससे पियोंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह पीछे जाकर गिरने लगता है। लेकिन हमारा मैन कैरेक्टर उसकी कॉलर पकड़ता है और फिर से वह अपना एक ताकतवर पंच बनाता है और पियोंग के सीने में बहुत सारे पंच मारता है, जिससे पियोंग हवा में ही उड़ने लगता है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है और वह अंत में जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर जाता है। और हमारा मैन कैरेक्टर पियोंग का एक हाथ पकड़कर कहता है कि क्या यह वह हाथ है जिस हाथ से तुमने मुझे पॉइजन दिया था? और पियोंग का वह हाथ तोड़ देता है, जिससे पियोंग बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाता है। ये देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और पियोंग जमीन पर गिर जाता है और वह पूरी तरह से कांप रहा होता है। और हमारा मैन कैरेक्टर सोचता है कि क्योंकि अब मैं फिर से फर्स्ट में आ गया हूँ तो मैं तुम जैसे लोगों को अब अपनी लाइफ इन्फ्लुएंस नहीं करने दूंगा। मैं अपनी जिंदगी अपने मुताबिक
मुताबिक जीऊंगा। और तभी हेवनली डीमन अपना हाथ उठाकर हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जैसा मैंने कहा था, जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा मैं उसकी एक विश को पूरा करूंगा, तो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देर शांत रहता है और मन में सोचता है कि ऐसे समय में अधिकतर लोग कोई बढ़िया सबक या कोई मार्शल आर्ट की सीक्रेट मैनुअल मांगते, जो कि सभी लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन इस बार मैं अपने मन की सुनूंगा। और कहता है कि मैं चाहता हूं कि फादर आप मेरे साथ शिकार पर चलें। जिसे सुनकर हेवनली डीमन थोड़ी देर शांत रहते हैं और सभी लोग भी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। और हेवनली डीमन कहते हैं कि तुम मेरे साथ हंट पर जाना चाहते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि जब आप यंग थे तो आप शिकार पर जाना एंजॉय करते थे। मुझे आपसे शिकार कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखकर अच्छा लगेगा। तो हेवनली डीमन उसे घूर कर देखते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि ठीक है, हम कल शिकार के लिए जाएंगे। और वहां से चले जाते हैं, जिस पर बाजू में खड़े सभी सुप्रीम डीमन उन्हें सल्यूट करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने फादर को वहां से जाते हुए देखता है और तभी पियोंग कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, मैं इस पर विश्वास ही नहीं कर सकता कि तुम्हारी इतनी बेकार विश भी हो सकती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारा क्या नाम था, क्या तुम फिर से कह सकते हो। इस पर पियोंग को गुस्सा आता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे अभी मार दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि क्योंकि अब मैं वापस आ गया हूँ तो तुम सभी लोग अपनी लाइफ इस तरह से जीते हो, मैं अपनी लाइफ तुम लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं जीने वाला। और फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को अपने कमरे में देखते हैं, जहाँ वह आईने में अपनी शक्ल को देखकर कहता है कि मैं सच में जवान हो गया। और वह अपने ओल्ड सेल्फ की शक्ल को अपने आईने में देखता है और मन में सोचता है कि हवा मूंगी, आखिर वह इस समय क्या कर रहा होगा। यदि मैं उसे ढूंढ लूं और उसके स्ट्रॉन्ग बनने से पहले ही उसे मार दूं तो ये मैटर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वह अचानक एक दिन अचानक से जियांगू में आ गया और जब वह यहाँ आया तो उसने मोरिम अलायंस, अनऑर्थोडॉक्स अलायंस और डीमोनिक कल्ट इन सभी को तबाह कर दिया। और उसके बाद उसने अपने आप को फिर से इस दुनिया से छुपा लिया, इसलिए उसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। यदि मैं उसके नाम से उसे इस दुनिया में ढूंढना चालू करूं तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस एक्ट होगा। और फिर कहता है लेकिन अंत में मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि मुझे हवा मूंगी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि यंग मास्टर आपने आज अच्छे से लड़ाई की। जिस आवाज को सुनकर हमारा एमसी चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि ली हान। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है कि हाँ यंग मास्टर। और हमें बताया जाता है कि यह हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडीगार्ड ली हान है। और फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि ओ ये मुझे अभी याद आया, ली हान मेरे साथ थी। मुझे उस समय इसकी इतनी बड़ी साइज होने का नहीं पता था क्योंकि इसने जो मार्शल आर्ट सीखा है। और हमें बताता है कि बॉडी पेट्रिफिकेशन टेक्निक यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर को ये एबिलिटी मिलती है कि वह टेम्पररी अपनी बॉडी को एक पत्थर के जैसे सख्त कर सकता है। यह एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे केवल कुछ लोग ही जानते हैं और यह टेक्निक ली हान को सिखाई गई है। लेकिन इस मार्शल आर्ट टेक्निक का सबसे बड़ा फ्लो है कि यह यूजर की बॉडी को बहुत ज्यादा बड़ा बना देता है। और हमें बताता है कि जब हवा मूंगी ने उस पर हमला किया था तो ली हान ने अपनी आप को सेक्रीफाइस कर मुझे बचाया था और उसके सेक्रीफाइस के कारण ही आज मैं जिंदा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर ली हान को घूर कर देख रहा होता है, जिसे देखकर ली हान कहती है कि आखिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा मुस्कुराता है और मन में सोचता है कि मैंने उस समय रियलाइज नहीं किया था, लेकिन इसकी वॉइस तो बहुत ज्यादा अच्छी है, यह मेरे लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने उस समय इसे केवल अपने एक बॉडीगार्ड के रूप में देखा था। और उसके करीब जाने लगता है और मन में सोचता है कि मैंने उस समय से ऐसे ही समझा था। और उसके करीब जाकर उसे पास से देखता है और मन में सोचता है कि यह जितना मुझे याद है उससे ज्यादा बड़ी है। और एक हल्की स्माइल से उसे देखता है और ली हान को कुछ समझ में नहीं आता। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है ली हान, उसके बारे में सभी ने कहा था कि यदि वह इसी तरह से ग्रो करती रही तो वह आगे चलकर इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होगी। लेकिन वो जो सबसे सुंदर हुआ करती थी एक दिन अचानक से ही फैट बन गई और उसने मुझसे आकर कहा कि वह मुझे प्रोटेक्ट करेगी। मुझे उस समय नहीं पता था कि फैट होने के कारण ली यहाँ बहुत ज्यादा रोई थी और ना ही मैंने कभी उसकी आंखों को नोटिस किया। और मैं सोचता हूँ कि आखिर उससे उस समय कैसा फील होता होगा। वह आगे चलकर दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन सकती थी, लेकिन उसने इस पर गिव अप कर दिया। और उसके बावजूद भी मैंने उसे उस समय कैसे ट्रीट किया, शायद उसके फैट बनने के बाद मैंने उसे बहुत ज्यादा बेकार से ट्रीट किया। और फिर हम प्रेजेंट
एंड का सीन देखते हैं, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ली यहाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बॉडी पेट्रिफिकेशन टेक्निक के साइड इफेक्ट को तुम्हारे लिए दूर करूंगा। और ली यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ठीक हूँ, नहीं मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो ली यहाँ कहती है कि आज आप कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि जैसी मुझे ली यहाँ से उम्मीद थी, जो बॉडीगार्ड के रूप में मुझे हर दिन प्रोटेक्ट करती है, उसने ये नोटिस कर लिया कि मैं चेंज हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज कुछ और ज्यादा अजीब दिखाता हूँ। तो ली यहाँ बोलती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हम डाइनिंग टेबल को बर्बाद करने जा रहे हैं। और फिर हम उन दोनों को किचन में देखते हैं, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो कुक लिम पूछते हैं कि आखिर आपका क्या मतलब है? तो हमारा मेन कैरेक्टर एक बंदे की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आखिर तुमने मेरे खाने में एनर्जी डिस्पेसिंग पॉइजन को क्यों मिलाया? तो वह बंदा कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर की बात सुनकर कहता है कि क्या तुमने वो 3000 न्यांग जुए में लगा दिए? जिस पर वह बंदा चौंकता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि इस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, क्योंकि इसे जुए का नशा है। इसने अपने पेरेंट्स के सभी मनी को जुए में हार दिया, और वह पैसा जो इसने अपने दोस्तों से लिया था यह उसे भी जुए में हार गया, इसलिए यह मेरे खाने में पॉइजन मिलाने के लिए तैयार हो गया। और वह बंदा घुटनों पर आकर कहता है कि यंग मास्टर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों को देखकर अंधा हो गया था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हें पीयूष ने पर्सनली तुम्हें ढूंढा था और तुम्हें पैसे दिए थे? तो वह बंदा कहता है कि यस। और जैसे ही वह बंदा यस कहता है, हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर उस बंदे की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान और चौंक जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक को खोकर भी तुम दूसरों के खाने में जहर मिलाते हो, तुम्हें तो इस पर शर्म आनी चाहिए। और तभी कुकलिम अपने घुटनों पर आते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए, मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर तुम क्यों, क्या इसमें तुम्हारा फॉल्ट था कि इस बंदे ने मेरे खाने में जहर मिलाया? तो कुकलिम कहते हैं नहीं, लेकिन जो भी इस किचन में होता है वह सब मेरी जिम्मेदारी होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कुकलिम क्या इसका मतलब ये है कि जो भी इस कल्ट में अनजस्टिस हो रहा है वह मेरे फादर का फॉल्ट है? तो कुकलिम कहता है कि माफ कीजिए, नहीं ऐसा किस नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो आप क्यों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? और हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो और जाकर आज मेरे डिनर के लिए चिकन नूडल्स को बनाओ। बहुत समय हो गया जब से मैंने इनको नहीं खाया, इसलिए मैं आज डिनर में इन्हें खाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद ली यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है कि क्या आपने कुछ दिन पहले चिकन नूडल्स को नहीं खाया? तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और एक छोटी स्माइल देता है और मन में सोचता है कि मैंने उसे बहुत ही दशकों पहले खाया था। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम हेवनली डीमन पवेलियन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हेवनली डीमन हमारे मेन कैरेक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आखिर तुमने ये सब अपनी पीठ पर क्या बांध रखा है? और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कैंपिंग का सामान अपने साथ लाया होता है और कहता है कि यह वह चीजें हैं जो हमें अगले कुछ दिनों के लिए चाहिए होंगी। जिस पर हेवनली डीमन कहते हैं कि लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ केवल एक ही दिन की हंट पर जा रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि किसे पता, शायद आप हंट को एंजॉय करने लगे, शायद आप वहाँ और कुछ दिन रुकना चाहें। तब हेवनली डीमन उसे देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना है। और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हेवनली डीमन कहते हैं कि इतना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा अच्छे से लड़े। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि क्या इन्होंने नोटिस किया कि मैं पियोंग से फाइट करते समय अपनी स्किल्स को हाइड कर रहा था? और मन में सोचता है कि ये अच्छा होगा यदि मैं इन्हें खुद से ये बता दूं। तो वह हेवनली डीमन से कहता है कि मैं अपनी स्किल्स को हाइड कर रहा था। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि हाँ मैंने नोटिस किया। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं कोई कैट नहीं हूँ जो म्याऊं करती है, बल्कि मैं एक बीस्ट हूँ जिसने अपने पंजों को छुपा कर रखा है। जिस पर हेवनली डीमन चिल्लाकर कहते हैं कि आखिर एक बीस्ट अपने पंजों को क्यों छुपा कर रखेगा? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तो इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि इसलिए तुम अभी तक केवल एक कैट हो। और उससे पूछते हैं कि तुमने अभी तक सोअरिंग स्वॉर्ड आर्ट को कितना मास्टर कर लिया है? और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि सोअरिंग स्वॉर्ड आर्ट केवल हेवनली डीमन की ब्लड लाइन को सिखाया जाता है और यह बहुत ही एक्सट्रीमली एडवांस मार्शल आर्ट है। यह बिल्कुल उस तरह का
मार्शल आर्ट है, जो मार्शल आर्ट डीमन सुप्रीम को सिखाया जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने इसे कंप्लीट मास्टर कर लिया है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिर को बाजू में कर उस हमले से बचता है। और वह मन में सोचता है कि यदि मैंने अपने चेहरे को बाजू में नहीं किया होता तो मेरा यह गाल अब तक गायब हो गया होता और ये हमला हेवनली डीमन ने किया होता है। और वह कहते हैं कि तुमने तो सच में इस सबर आर्ट को मास्टर कर लिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसे मास्टर नहीं किया बल्कि मैं कहीं बीच में फंस गया हूँ? आखिर आप क्या करने वाले थे यदि मैं इस हमले से नहीं बचता? तो हेवनली डीमन कहते हैं कि ये सिंपली ऐसा होता कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने का प्राइस चुकाना पड़ा, और यदि तुमने उस सबर आर्ट को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया होता तो तुम इस हमले से आसानी से बच जाते। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फिर भी मेरा ये चेहरा आपको रिसेंबल करता है, इसलिए इस चेहरे पर घाव अच्छे नहीं लगेंगे। तो हेवनली डीमन उसे घूर कर देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि क्या उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी हेवनली डीमन कहते हैं कि इतने कम एज में इस सबर आर्ट को कम्प्लीटली मास्टर करना ये तो तारीफ के लायक है। जो सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह हल्का सा मुस्कुराता है और थैंक यू कहता है। और फिर हम कुछ समय बाद हेवनली डीमन को देखते हैं जो कि शिकार के पैरों के निशान को देख रहे होते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि आपने ये हंटिंग किससे सीखी है? तो हेवनली डीमन कुछ देर शांत रहते हैं और कहते हैं कि मेरे बड़े भाई से। तो हमारा एमसी चौंकता है और कहता है कि क्या मेरे कोई अंकल भी थे? तो हेवनली डीमन कहते हैं कि जब वह तुम्हारी एज का था तो मैंने उसे मार दिया। जिस पर हमारा एमसी शांत रहता है और फिर कहता है कि आपने अच्छा काम किया। जिस पर हेवनली डीमन चौंकते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं जन्म नहीं लेता। इस पर हेवनली डीमन उसे कुछ देर देखते हैं और वहां से चलने लगते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मेरे फादर भी अपनी फैमिली से फाइट करने पर हर्ट होते हैं। और बताता है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में कई स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को देखा जो बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत गहरे घाव होते हैं। तभी हेवनली डीमन कहते हैं कि उस समय मैं इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि तो इसका मतलब है कि सक्सेशन रेस को जीतने के लिए मेरे फादर के पास अपने भाई को मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप मुझसे ये आशा मत रखना कि मैं बिना अपने भाई को मारे सक्सेशन रेस जीत सकता हूँ। मैं उस चीज को नहीं कर सकता जिसे आप भी नहीं कर पाए। और हेवनली डीमन हमारे एमसी को देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि और वैसे भी आपको पता है कि मुझे अपने भाई को मारे बिना सक्सेशन रेस को जीतने के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरा भाई दुष्ट और क्रूर है। जिस पर हेवनली डीमन उसे घूर कर देखते हैं और कुछ देर शांत रहने के बाद कहते हैं कि उसके यहाँ न होने पर तुम उसके बारे में खराब चीजें बोल रहे हो। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर और हेवनली डीमन को पहाड़ के ऊपर चढ़ते देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में शादी नहीं की थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि बच्चों के होने पर कैसा फील होता है। इसलिए मैं क्यूरियस हूँ कि आखिर मेरे फादर किस तरह के इंसान है। और हमारा मेन कैरेक्टर पहाड़ के ऊपर आकर रुकता है जहाँ हेवनली डीमन पहले से ही खड़े होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर जंगल की तरफ देखकर पूछता है कि क्या यहाँ पर कुछ है? तो हेवनली डीमन कहते हैं कि हमारा खाना। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तो क्या हमें इसे मानना होगा? तो हेवनली डीमन पूछते हैं कि आखिर तुम इसे कैसे मानने वाले हो जिसे तुम देख ही नहीं सकते? और फिर कहते हैं कि सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करो और अपने आजू बाजू के वातावरण को महसूस करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है और अपनी आंखें बंद कर अपने आजू बाजू की चीजों को महसूस करने की कोशिश करता है और मन में सोचता है कि जब कोई मास्टर अपने अपोनेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वह अपने आजू बाजू की एयर में हो रहे वाइब्रेशन को सेंस करते हैं। लोग इस चीज को उस बीइंग का एनर्जी फ्लो कहते हैं। मैं इस जगह पर केवल अपने फादर के एनर्जी फ्लो को फील कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि इसके फादर से बहुत खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। और तभी हेवनली डीमन कहते हैं कि अपनी कुछ एनर्जी को बाहर निकालो और उसे एक सिंगल लाइन में बनाओ और वह लाइन टूटने नहीं चाहिए और जितना पॉसिबल हो उस लाइन को पतला करते जाओ। अपनी बॉडी को उन की बॉल की तरह समझो और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को बाहर निकालो जैसे कि तुम उस बॉल का धागा निकाल रहे हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एनर्जी से एक लाइन बनाकर उसे आगे भेज रहा होता है और वह कुछ चीज को सेंस करता है। और हेवनली डीमन पूछते हैं कि क्या तुम उस तक पहुंच गए? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं उसे फील कर सकता हूँ। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, ये आखिर ये क्या है? तो हमारा मेन कैरेक्टर उस चीज को फील करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यह एक ट्री है। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि अपने आसपास की चीजों को सर्च करो, आराम से उन चीजों को महसूस करो। और हमारा मेन कैरेक्टर महसूस करता है और उसे किसी जीव की प्रेजेंस फील होती है जो कि एक सुअर होता है। और उसे फील करते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो एक जंगली सुअर है
है या यह एक भालू है। और हेवनली डीमन से कहता है कि उसके शरीर पर बहुत सारे बाल हैं और उसकी बॉडी लंबी है। उसे फील कर ऐसा लगता है कि वह कोई जंगली सुअर है। तो हेवनली डीमन कुछ देर शांत रहते हैं और कहते हैं कि हाँ, वह एक जंगली सुअर है। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है। तभी हेवनली डीमन की तरफ देखकर कहते हैं कि पहली बार जब मैंने ट्राई किया था तो इस दूरी से मैं भी उसे पता नहीं लगा पाया था। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी ये बॉडी गिफ्टेड है जो कि मार्शल आर्ट्स को जल्दी सीख सकती है, इसलिए ये मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं था। जिस पर हेवनली डीमन उसे घूर कर देखते हैं। उसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को सुअर को पकाते देखते हैं, जहाँ हेवनली डीमन पूछते हैं कि आखिर तुमने कब इन जानवरों को पकाना सीख लिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसने ये सब बुक से सीखा। जिस पर हेवनली डीमन कहते हैं कि यदि तुम इसे पहली बार कर रहे हो तो तुम इसमें बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे खुशी हुई। और फिर मन में सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में अनगिनत बार इन जंगली सूरों का शिकार किया है। और फिर कहता है कि आप जिस चीज पर बैठे हैं मैंने उसे प्रिपेयर किया है ताकि मैं आपका फेवर जी सकूं। और हम देखते हैं कि हेवनली डीमन एक शेर की खाल पर बैठे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उस हैवी बैग को यहाँ ऊपर तक लाना आखिरकार बढ़ती साबित हुआ। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ शिकार पर इसलिए आना चाहते थे ताकि तुम मुझे इम्प्रेस कर सको और तुम आगे जाकर मेरे सक्सेसर बन जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि ये सब चीजें यहाँ पर वर्क नहीं करेंगी। मैं अपने ही दम पर इस सक्सेशन रेस को जी सकता हूँ, मुझे इसमें आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है और पूछते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ हंट पर क्यों आए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे दो रीजन है। और कहता है कि मेरा पहले रीजन है मैं आपसे जो कुछ भी हो वह सीखना चाहता था ताकि मैं स्ट्रॉन्गर बन जाऊं। और मुझे लगता है कि मैं अपने पहले ऑब्जेक्ट में सफल रहा। तो हेवनली डीमन पूछते हैं कि स्ट्रॉन्गर बनने के बाद क्या आता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपको इससे गलतफहमी भी हो सकती है, इसलिए मैं इसे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और कहता है कि मैं इसलिए स्ट्रॉन्गर नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं हेवनली डीमन बनना चाहता हूँ। और वैसे भी अभी आप हेल्थी और स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए मैं अपने यूथ को हेवनली डीमन बनने के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ, मैं सर्टिफाइड हूँगा यदि मैं हेवनली डीमन मार्शल आर्ट्स को सीख लूँ और आपका सक्सेसर बन जाऊं। और मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से 9 कैलेमिटीज डेमोनिक आर्ट को सीखना होगा और उसे मास्टर करना होगा। नहीं, मुझे उसे भी अगली लेवल पर जाना होगा क्योंकि मेरे फादर जिन्होंने सभी 9 कैलेमिटिक डेमोनिक आर्ट को मास्टर कर लिया है वह हवा मूंग से हार गए थे। और फिर आसमान की तरफ देखकर सोचता है कि फिर भी मुझे इसे मास्टर करना चाहिए। तभी हेवनली डीमन पूछते हैं कि तो तुम्हारा सेकंड रीजन क्या है। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान रहता है कि उसके फादर ने उसे सेकंड रीजन पूछा। और वह उनकी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल देता है और कहता है कि मैं आपके साथ कुछ समय अकेले में बिताना चाहता था। आखिर यह हमारा पहली बार है जब हम दोनों इस तरह साथ में बैठे हैं। तो हेवनली डीमन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही यूजलेस इमोशंस हैं, यह तुम्हें मरवा देंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये यूजलेस कैसे हुए, मैं इसके द्वारा दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के साथ समय व्यतीत कर सकता हूँ। यदि आप अभी कोई गाना गा दें तो वह दुनिया का सबसे शानदार सॉन्ग बन जाएगा। यदि अभी आप कोई ड्रिंक पिए तो वह दुनिया की सबसे महान ड्रिंक बन जाएगी। तो हेवनली डीमन उसे घूर कर देखते हैं और फिर वह अपनी नजर को फेरते हैं और थोड़े खुश होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें ध्यान से देखता है और कहता है कि मैंने पुरानी जिंदगी में अपने फादर को याद करने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे उनके साथ कोई मेमोरीज नहीं थी। और कहता है कि ड्रावरी मेमोरीज को हम मेमोरीज में काउंट नहीं करेंगे। और कहता है कि लेकिन इस जिंदगी में मैं केवल हमारी खराब मेमोरीज को नहीं रखना चाहता। और मन में सोचता है कि मैं ये सब फादर के भले के लिए नहीं कर रहा, यह सब मेरे अपने भले के लिए है। और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलिए वापस चलते हैं। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि हम अभी कहीं नहीं जा रहे, आखिर तुम हेवनली डीमन के साथ हंट पर आए हो तो हमें कम से कम एक टाइगर को तो हंट करना ही चाहिए, फिर उसके बाद हम यहाँ से वापस चलेंगे। ये सुनकर हमारा एम चौंकता है और कहता है कि क्या। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि वहाँ गोबर की तरफ पड़े मत रहो, मुझे फॉलो करो। तो हमारा एमसी कहता है कि यस फादर। और उसके बाद वह और जंगल में आ जाते हैं और हेवनली डीमन कहते हैं कि अपनी आइस को फिर से बंद करो। तो एम्स कहता है ठीक है। और हेवनली डीमन कहते हैं कि तुम्हारा टारगेट यहाँ से राइट साइड में 10 यार्ड की दूरी पर है, यह तुम्हारे पिछले शिकार से ज्यादा दूरी पर है। मैं इस बार चाहता हूँ कि तुम हवा को भी महसूस करो और अपनी एनर्जी को हवा में करो। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि अभी तक जब भी मैंने अपने मार्शल आर्ट्स को सीखा है तो मैंने कभी भी अपनी एनर्जी को हवा में इन्फ्यूज करने के बारे में नहीं सोचा। आखिर मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे इसके बारे में सिखा सके। और अभी तक मैंने जितने भी मार्शल आर्ट्स के बारे में सुना उनमें से इसके बारे में किसी ने नहीं सिखाया। और हेवनली डीमन कहते
कहते हैं कि अब अपनी एनर्जी को बाहर निकालो। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एनर्जी के प्ले को बाहर निकालता है। तभी हेवनली डीमन कहते हैं कि यदि तुम इसे इतने स्लो और केयरफुली करोगे तो तुम इस पर कुछ नहीं करने वाले, यह केवल एक ट्रिक ही रह जाएगी। यदि तुम इसे रियल सिचुएशन में यूज करना चाहते हो तो तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी एनर्जी को अपने टारगेट तक पहुंचाना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी ऐसे ही करता है और अपनी एनर्जी को जल्दी से भेजने लगता है और कहता है कि मैं हवा और अपनी एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, और सोचता है कि मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन कैसे करूँ। और उसे ये करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ चीज क्लिक होती है और वह कहता है कि यदि मैं अपनी एनर्जी को बाइंड में इन्फ्यूज करना चाहता हूँ तो मुझे इस पर राइड नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे इन्हें एक दूसरे के साथ इंटेंगल करना चाहिए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये कर अपनी एनर्जी को बहुत तेजी से आगे भेजने लगता है और वह अपनी एनर्जी से एक शेर को महसूस कर लेता है और उसे की एनर्जी को फील कर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत चौंकता है और कहता है कि यहाँ तो सच में एक टाइगर है। ये सुनकर हेवनली डीमन हैरान रह जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को घूर कर देखते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या हुआ, और हेवनली डीमन कहते हैं कि अपनी ट्रेनिंग में लेजी मत हो जाना, तुम जितनी ज्यादा लाइन को मेंटेन कर पाओगे तुम्हारे सर्वाइवल के चांस उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फादर मैं इसे समझ गया, मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। और के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक पानी की बोतल निकाल कर कहता है कि ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड है। और हम देखते हैं कि वह दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और उस ड्रिंक को पीकर हेवनली डीमन कहते हैं कि ये तो सच में अच्छा है। तभी हमारा एमसी नाटक करता है और कहता है कि ये ड्रिंक तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, और मन में सोचता है कि लेकिन ये सब केवल एक झूठ है। तभी उसके फादर कहते हैं कि कोई भी डोमिनिक ह्यूमन को शराब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि स्ट्रॉन्ग लिकर पीने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास एक दुष्ट हार्ट होना चाहिए। ये सुनकर हेवनली डीमन कहते हैं कि एक दुष्ट हार्ट, क्या तुम मुझे अभी यहाँ मार सकते हो जिससे कि तुम यहाँ से बाहर जितना जा सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, आखिर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कैसे मार सकता है, और मन में सोचता है कि सच कहूँ तो ये झूठ है। और कहता है कि यदि मेरे पास इनफ रीजन होते इन्हें मानने के तो मैं अपने फादर को भी मार सकता हूँ। और मन में सोचता है कि ये मेरा पहली बार है जब मैं इनके साथ प्रॉपर बातचीत कर रहा हूँ, फिर भी मैं आखिर अपनी लाइफ को इतना महत्व कैसे दे सकता हूँ। और कहता है कि आखिर मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि यदि तुम इस तरह से हेजिटेट करोगे तो तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे पास एक दुष्ट हार्ट है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यदि ऐसा है तो मुझे स्ट्रॉन्ग लिकर को पीना सीख लेना चाहिए। और फिर वह दोनों ड्रिंक करते हैं। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को अपने रूम में देखते हैं जहाँ वह ट्रेनिंग कर रहा होता है, और फिर अपने मन में सोचता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने कुछ दिनों तक अपनी ट्रेनिंग पर फोकस किया और अब मैं अपनी एनर्जी को आसानी से हवा के साथ इन्फ्यूज कर सकता हूँ और मैं 3 से 4 लाइंस को मेंटेन कर सकता हूँ। मैं अपने फादर से ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि वह मुझे अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करना सिखाएंगे ताकि मैं अपनी सराउंडिंग को चेक कर सकूं। ये बहुत अच्छी चीज है जो मैं अपनी इस एक्स्ट्रा लाइफ में सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे अपने एनिमी को अटैक करने से पहले खोज लूंगा। और यदि मैं अपनी ट्रेनिंग को ऐसे ही करते रहा और एक साथ अपनी एनर्जी की 10 लाइंस को रिलीज करने के कैपेबल हो गया तो मैं अपने एनिमी की किसी भी टेक्निक को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो जाऊंगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि लेकिन मेरे फादर जो इससे भी ज्यादा स्किल हैं वह हवा मूंगी से हार गए क्योंकि हेवनली डीमन पवेलियन में घुसपैठ हुई थी। और फिर हमें बताया जाता है कि हेवनली डीमन पवेलियन एक ऐसी जगह है जिसे अच्छे से गार्ड किया जाता है। इससे 3 बैरियर फॉर्मेशन, 6 स्टेप फॉर्मेशन और बहुत ही अच्छे सोल्जर्स के ग्रुप द्वारा गार्ड किया जाता है। और उसी के साथ 8 डीमन सुप्रीम्स और उनके सबऑर्डिनेट 8 दिशाओं से हेवनली डीमन को प्रोटेक्ट करते हैं। उत्तर में नॉर्दर्न हेवन सवर्ड फैमिली के डोमिनिक सवर्डमैन जिन्हें वंशलेस सवर्ड सुप्रीम लीड करते हैं। साउथ में सदर्न हेवंस ब्लेड फैमिली के डोमिनिक ब्लेड मैन जो कि ब्लेड हेवंस ब्लेड मैन द्वारा लीड किए जाते हैं। ईस्ट में ईस्टर्न फिस्ट सेक्शन के आयरन फिस्ट जो कि अनडिफेक्टेड फिस्ट डीमन द्वारा लीड किए जाते हैं। वेस्ट में वेस्टर्न इल्यूजन फॉर्मेशन के डोमिनिक सोर्सरस जो कि सोल स्टीलिंग डीमन द्वारा लीड किए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में फेसलेस सवर्डमैन जो कि इवल स्माइलिंग डीमन बनना चाहते हैं। साउथ ईस्ट में ड्रंकन सवर्डमैन जो कि हमेशा ड्रंक रहते हैं। साउथ वेस्ट में पॉइजन फैंग्स जो कि सभी प्रकार की पॉइजन पर रिसर्च करते हैं पॉइजन किंग के साथ। और अंत में नॉर्थ वेस्ट में क्रेजी मॉन्क्स हैं जो कि डेमोनिक बुद्धास के बिलीफ के लिए पागल है। और मन में सोचता है कि उसने पास्ट में सोचा था कि उसके दुश्मन बाहर से आए हैं, लेकिन ये केस नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि बाहर का कोई भी डिफेंस नहीं टूटा था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि 8 डीमन सुप्रीम्स में से किसी ने ही जरूर हवा मूंगी को हेवनली डीमन पवेलियन में आने दिया होगा जहाँ पर हेवनली डीमन है, या फिर शायद यहाँ पर एक से ज्यादा गद्दार हूँ, लेकिन हम लोग उस गद्दार को कभी नहीं ढूंढ पाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर गद्दार कौन है, क्योंकि मैं सभी 8 डीमन सुप्रीम्स को गद्दार की नजरों से देखूंगा। और हमें
हमें बताता है कि उसके फादर के मरने के बाद ये डीमन सुप्रीम में से किसी ने भी फादर की मौत का बदला लेने की नहीं सोची, बल्कि उन सभी ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि वह डीमन कल्ट को बंद कर देंगे। और कहता है कि ये इवेंट बहुत आगे जाकर फ्यूचर में होगी। और हमें बताता है कि उसे पता है कि सभी डीमन सुप्रीम ने अभी तक आखिर किस तरह की जिंदगी जी थी और उनके अंतिम समय की जिंदगी कैसी थी। और वह अपने रूम से बाहर जाते हुए कहता है कि लेकिन इस समय मैं उन 8 डीमन सुप्रीम का अच्छे से यूज करूंगा। और तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर कोई बाहर से लाकर कहता है कि ये मोटी आखिर क्या सेकंड यंग मास्टर अभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में है आखिर। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा ली हान से कहता है कि आखिर कितने दिन हो गए हैं जब से वह यहाँ पर है, मैं और देर इंतजार नहीं कर सकता। और अपने दोनों चमचों से कहता है कि जाओ जाकर उसे बाहर घसीट कर लाओ। तभी ली हान गुस्सा होती है और कहती है तुमने क्या कहा। और पीछे से तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ली हान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ली हान कहती है मास्टर। और हमारे मेन कैरेक्टर ली हान के पास आता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो तुम जाकर अपनी चीजें करो। आखिर क्या ये पूरे समय जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो क्या तुम मेरा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। तो ली यहाँ कुछ नहीं बोलती। और तभी वह बंदा आता है और कहता है कि तो सेकंड यंग मास्टर आखिरकार आप बाहर आ ही गए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आप आखिर अचानक ही ट्रेनिंग क्यों करने लगे, और वो भी आपने यह ट्रेनिंग कुछ दिनों तक की। और हमारा मैन कैरेक्टर उस बंदे की तरफ देखकर कहता है कि यह ब्लड हेवेंस ब्लड्समैन का डिसाइपल यंग पो है। और हमारा मैन कैरेक्टर कहता है कि यह मेरे सामने 30 मार खां बनने की कोशिश मेरे फादर के कारण कर रहा है, क्योंकि जब मेरे फादर ने ये अनाउंस किया कि कल्ट में से कोई भी सक्सेसर बन सकता है तो हेवनली डीमन का सन होना अब बिल्कुल भी स्पेशल नहीं रहा था, बल्कि इसके कारण कल्ट में बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गईं और वह हेवनली डीमन के बेटों को हराना चाहते हैं ताकि इसे वह लोग और ज्यादा फेमस हो सके। और हमारा मैन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो वह बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पहले ही नहीं पता तुम्हारे कारण पियोंग अब और मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो हमारा मैन कैरेक्टर कहता है कि तो क्या हुआ, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसका बच्चों की तरह ध्यान रखूं। तो वह बंदा कहता है कि क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। तो हमारा मैन कैरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने क्लोज हैं जहाँ हम इस सीरियस सिचुएशन में ऐसी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो वह बंदा चिल्लाकर कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और जाकर उससे ऑफिशियली माफी मांगो। और हमारा मैन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मुझे पता है आखिर यह यहाँ पर मुझसे माफी मंगवाने क्यों आया है, क्योंकि अभी तक ब्लड हेवेंस ब्लडमैन ने अपने बेस्ट डिसाइपल को नहीं चुना है, इसलिए उनके डिसाइपल्स उन पर अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहते हैं और उसके लिए वह लोग कुछ भी कर सकते हैं। और यंग पू मुझसे एक ऑफिशियल अपॉलॉजी इसलिए मंगवाना चाहता है ताकि वह इसका क्रेडिट ले सके। और फिर हमारा मैन कैरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मास्टर तुम्हें बेस्ट डिसाइपल घोषित करेंगे यदि तुम ऐसे कर दोगे। तो वह बंदा चिल्लाकर कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ पर केवल पियोंग के भले के लिए आया हूँ। तो हमारा मैन कैरेक्टर गुस्से में कहता है कि अब बस हुआ, मैं चाहता हूँ कि तुम माफी मांगो। तो वह बंदा कहता है कि किस लिए। तो हमारा मैन कैरेक्टर कहता है कि क्योंकि तुमने मेरे सबऑर्डिनेट के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, इसलिए अभी इसे माफी मांगो। ये सुनकर वह बंदा कहता है कि क्या। और वहीं ली यहाँ कहती है कि मैं ठीक हूँ यंग मास्टर। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। और हमारा मैन कैरेक्टर यंग पू के पास जाता है और कहता है कि यंग पू तुम्हारी ये हिम्मत हुई कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट के सामने रूडली बात कर सको, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घुटनों के बल आओ और उसे माफी मांगो। जिस पर वह बंदा हंसता है और कहता है कि क्या तुमने अभी मुझसे ये कहा कि मैं इस मोटी के सामने घुटनों के बल आऊं। तो हमारा मैन कैरेक्टर कहता है कि तुम फिर से अपना ये मुंह चलाने लगे हो। और वह बंदा ये सुनकर चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम पगला गए हो, मैं इस मोटी के सामने घुटने टेकने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। तो हमारा मैन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है तो तुम मरो। और हमारे मैन कैरेक्टर मन में है कि यही मैं इसे सुनना चाहता था। और हमारा मैन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है यदि यही तुम्हारी विश है तो मैं इसे पूरा करता हूँ। और अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। और वह बंदा कहता है कि क्या तुम सच में पगला गए हो। तो हमारा मैन कैरेक्टर कहता है कि अभी अपने घुटनों के बल आओ और माफी मांगो या तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी रहेगी। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं यदि तुम यहाँ से पीछे हटे तो इससे तुम्हारे मास्टर को खुशी नहीं होगी। जिस पर वह बंदा थोड़ा डर जाता है और कहता है कि आखिर तुम इतनी दूर तक क्यों जा रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता यदि तुम यहाँ पर मेरे लिए आए होते, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर एक ग्रुप में रिवेंज लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट की इंसल्ट नहीं करने दूंगा। ये सुनकर लिया बहुत हैरान हो जाती है और हमारे मैन कैरेक्टर की तरफ देखती है। तो वह बंदा हंसता है और कहता है कि क्या तुम इस मोटी भैंस के लिए सच में मुझे मानने वाले हो। तो हमारा मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वह मेरे लिए क्या मायने रखती है। और फिर वह बंदा अपनी तलवार निकालता है
और हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर उसके दोनों साथी कहते हैं कि यंग पो ये मत करो, और लिया कहती है कि यंग मास्टर, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकता है और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वह बंदा कहता है कि चूंकि तुम हेवनली डीमन के बेटे हो इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी की जगह तुम्हारा केवल एक हाथ लूंगा, और हमले के लिए तैयार हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे को देखता है और लिया और दोनों बंदे देखते हैं और वह बंदा स्पीड से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ हमला करता है। उस हमले से हमारा मेन कैरेक्टर नीचे झुककर बच जाता है और उस बंदे के सर में अपनी तलवार घुसा देता है। ये देखकर वो दोनों बंदे चौंक जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तुम्हारा मोह ही तुम्हारी डेथ का कारण बना है। तुमने इसी मोह से मेरे सबऑर्डिनेट की इंसल्ट की थी और तुमने इसी मोह से उससे माफी मांगने से भी मना कर दिया, और उसके मुंह से अपनी तलवार निकालता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे को वहीं पर मार देता है, जिस पर वह दोनों बंदे यंग पो का नाम काटते हुए उसके पास आते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर्स कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने इन एक्शंस के परिणाम को हैंडल कर सकते हो? तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारा ये मुंह बिल्कुल इस बंदे की तरह है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे शब्दों को बिल्कुल वैसे कहना जैसे मैं कह रहा हूँ। यदि तुमने जैसा मैंने कहा वैसा नहीं कहा तो मैं तुमको धूल में मिला दूंगा। और फिर वह दोनों बंदे उस बंदे को उठाकर वहां से चले जाते हैं। तभी लिया पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या? तो लिया कहती है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ आखिर आपने ये सब मेरे लिए क्यों किया? तो हमारे मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि लिया अभी भी तुम मेरे बारे में चिंता करती हो जबकि तुम्हें इस सब में इमोशनली हर्ट हुआ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने उन्हें सिंपली इसलिए मारा क्योंकि वह मरना डिजर्व करता था। तो लिया कहती है कि ब्लड हेवंस ब्लेड्समैन इसे आसानी से नहीं जाने देगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है और हमें बताता है कि लिया का इस तरह से डरना बिल्कुल सही है, क्योंकि डोमिनिक कल्ट के 8 मार्शल आर्ट जो कि कल्ट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं और उन लोगों के पास सुपीरियर मार्शल पावर है, और साथ ही उनके सबऑर्डिनेट हैं जिन्हें मेरे फादर हेवनली डीमन भी इग्नोर नहीं कर सकते, और उन 8 डिवाइन सुप्रीम्स में से ब्लड हेवंस ब्लेडमैन भी एक है, और मैंने उनके डिसाइपल्स में से एक को लग्न कर दिया है और उनके एक डिसाइपल को अभी मार दिया। और हमारा एमसी लिया से कहता है कि वह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें इस सब में इन्वॉल्व होने पर कुछ नहीं मिलेगा, और वह इसमें इन्वॉल्व होकर आखिर पाएंगे ही क्या? वह केवल अपने डिसाइपल्स को गलत सिखाने के लिए क्रिटिसाइज किए जाएंगे। ये सुनकर लिया कहती है लेकिन इससे उनका प्राइड हर्ट होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उनके पास ऐसा कोई प्राइड नहीं है, जिस पर लिया वहाँ शांत रहती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि यदि ऐसा भी केस है तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाते हुए मन में सोचता है कि अभी मैंने जो किया यंग पो को मारने से एक्चुअली मैंने कुछ गेन किया है, और मन में सोचता है कि कंपटीशन की फाइट में मैंने पियोंग को हरा दिया था और अभी यंग पो को मार दिया, इससे मैं कल्ट के अंदर सभी की अटेंशन अट्रैक्ट कर लूंगा। और हमें बताता है कि यदि सक्सेशन रेस में पॉइंट दिए जाते तो मेरे इस काम के बदले मुझे एक पॉइंट जरूर मिलता। तभी लिया कहती है कि यंग मास्टर आज जो कुछ आपने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू, और मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने मेरी साइड ली, मैं ये सब अपने दिल से कह रही हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि अच्छा होगा यदि तुम इसके बारे में अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलोगी। तो लिया हाँ कहती है कि ठीक है, और हमारा एमसी मुस्कुराते हुए मन में कहता है कि लिया हाँ इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहना, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी जिंदगी जियो जहाँ तुम इसी तरह मुस्कुराती रहो। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हमारा एमसी अपने कमरे के बाहर एक चट्टान पर बैठा होता है और मन में सोचता है कि मुझे अभी याद आया मैं अपनी हार के गम में इतना चूर था कि डोमिनिक कल्ट के डिसबैंडेड होने के बाद मैं यहाँ से भाग गया, और वह गम इतना ज्यादा था कि मैं अपनी आगे की जिंदगी कंटिन्यू नहीं जीना चाहता था। यदि मेरे पास उस जिंदगी में गोल नहीं होता और यदि उस समय मैं ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक के बारे में पता नहीं चला होता तो मैं अभी कैसा होता। और वह ये सोच रहा होता है कि तभी उसे बहुत खतरनाक एनर्जी फील होती है, और जैसे ही वह बाजू में देखता है तो उससे एक तलवार में अपनी परछाई दिखती है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। और उसके पीछे हम ब्लड हेवंस ब्लेड्समैन को देखते हैं जो अपनी तलवार को हमारे मेन कैरेक्टर के गले पर रख देते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें देखता है और मन में सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि वह इतने जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। क्या मैं अपनी करंट स्टेट में इस सबक को डोज कर पाऊंगा? इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में कितना ज्यादा नॉलेज गेन किया, लेकिन अभी मेरी एनर्जी बहुत जगह से लीक कर रही है, इसलिए मैं इस सबक को डोज नहीं कर पाऊंगा। और तभी हेवंस ब्लेडमैन अपनी सबक को नीचे रखते हैं और हमारे एमसी के बाजू में आकर बैठ जाते हैं और उसकी तरफ एक क्रीपी स्माइल देते हैं और अपनी सबक का हैंडल हमारे एमसी के पेट में मारते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह मेरे सामने एक बेवकूफ की तरह एक्टिंग कर रहा था, जिस पर हेवंस ब्लेडमैन कहते हैं कि हूँ, और हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हेवनली डीमन के यंगेस्ट बेटे से फाइट करने के लिए आए
आए हो, जिस पर हेवेंस ब्लेड्समैन उस पत्थर से कूदते हैं और हमारे MC की गर्दन पर तलवार रखकर कहते हैं कि क्या मुझे तुम्हारा ये सर काट कर इसे हेवनली डीमन के सामने दिखाना चाहिए और हम देखेंगे कि क्या वह तुम्हारी सच में फिक्र करता है या नहीं। तो हमारा MC कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये ब्लेड मेरी गर्दन को काट पाएगी यदि तुम मेरे फादर की आंखों को याद करोगे। तो ये सुनकर हेवेंस ब्लेडमैन अपनी तलवार को हटाते हैं और वहीं जमीन पर अपनी तलवार से 2 लाइन बनाते हैं, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये क्या है, और हम उन तलवार से बने क्रॉस को देखते हैं, जहाँ पर हेवेंस ब्लेडमैन कहते हैं कि ये जो छोटा भाग देख रहे हो ये वो फिक्र है जो हेवनली डीमन तुम्हारी करते हैं और ये जो बड़ा भाग है वह मेरा हिस्सा है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हेवेंस ब्लेडमैन की तरफ देखता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी वाली लाइन के ऊपर उंगली रखकर कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ, तो मुझे लगता है कि वह मेरी इतनी फिक्र तो जरूर करते होंगे। ये देखकर हेवेंस ब्लेडमैन मुस्कुराते हैं और हेवनली ब्लेडमैन कहते हैं कि हम इसके बारे में पता कर सकते हैं यदि मैं तुम्हारा सर अपने हाथ में लेकर बाहर जाऊँ तो देखते हैं कि क्या वह मुझे मार देगा या फिर मुझे जिंदा रहने देगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है आपको अच्छे से हेवनली डीमंस के बारे में पता होगा कि उनका फादर की रूप में अपने बेटों के प्रति कितना प्यार है। तो हेवेंस ब्लेडमैन अपनी सबर को उठाकर कहते हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इसे चेक करना चाहिए और अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को निकालते हैं। जो एनर्जी को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत घबरा जाता है और पलटकर कहता है कि हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास 2 बेटे हैं लेकिन आप केवल एक ही हैं। जिस पर हेवेंस ब्लेडमैन कहते हैं कि तुम मेरे डिसाइपल की तरह मूर्ख नहीं हो। और हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और कहता है कि यदि आपका डिसाइपल भी आपकी तरह होता तो वह अभी तक जिंदा होता। तभी हेवनली डीमन कहते हैं कि सेकंड यंग मास्टर, मैंने अपनी जिंदगी हमेशा दुर्भाग्य के साथ जी है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम लोग ज्यादा ना मिले। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इसे जरूर याद रखूंगा और हेवनली डीमन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े उठाता है और हम देखते हैं कि उसके पीठ पर 2 निशान बने होते हैं और उसे याद आता है कि हेवेंस ब्लेडमैन ने उससे पूछते हुए सबर से उसे 2 बार टच किया था और उस टच से ही उसे इतना बड़ा घाव मिल गया। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि ब्लेड हेवेंस ब्लेडमैन को देखकर लोग सोचते हैं कि वह अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे करता है, लेकिन असल में केस ऐसा नहीं है। वह बहुत ही ज्यादा अपने एक्शन को कैलकुलेट करता है और सब कुछ अच्छे से प्लान करता है। और मन में सोचता है कि उसने जब अपने इस शब्द को 2 बार रिपीट किया कि वह मेरे हेड को मेरे फादर के सामने ले जाएगा, तो इसका मतलब था कि वह ये सच में करने की सोच रहा है। वह सच में मुझे यहाँ देखने के लिए आया था क्योंकि मैंने उसके डिसाइपल से फाइट करते वक्त एक डीप इंप्रेशन छोड़ा था। उसने उस समय जरूर ये सोचा होगा कि मेरी फादर के साथ हंट पर जाने की बेस्ट यूनिक है, इसलिए उन्हें फील हुआ कि उन्हें मुझे टेस्ट करना चाहिए क्योंकि मैंने उनके डिसाइपल को मारा है। और आसमान की तरफ देखकर मन में सोचता है कि वो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि वह चेक करना चाहते थे कि क्या मैं सक्सेसर बनने के लिए फिट हूँ या नहीं। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि क्या मेरा फर्स्ट ओपोनेंट ब्लेड हेवेंस ब्लेडमैन है। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपनी एनर्जी से एनर्जी लाइंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है और वह अपनी लाइन से आजू बाजू की चीजों को महसूस कर रहा होता है कि तभी उसे अपनी एक एनर्जी लाइन में कुछ फील होता है जिसे देखकर वह चौंक जाता है और सीधा कमरे की छत पर आता है जहां वह अपने फादर हेवनली डीमन को देखता है और उन्हें देखकर कहता है कि फादर। तो हेवनली डीमन उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना तुमने ब्लड हेवन सवर्ड डीमन के डिसाइपल को मार दिया। यहाँ पे इन लोगों ने ब्लड हेवेंस ब्लेडमैन का नाम चेंज कर ब्लड हेवेंस सवर्ड डीमन रख दिया है। जिस पर हमारा MC कुछ देर शांत रहता है और कहता है कि हाँ, उसका डिसाइपल मरना डिजर्व करता था। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि वह मरना डिजर्व करता था या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। ब्लड हेवेंस सवर्ड डीमन, हम इन्हें सवर्ड डीमन कहेंगे, ब्लड हेवेंस सवर्ड डीमन इस मैटर को लेकर मेरे पास आए थे। जिस पर हमारा MC काफी चौंक जाता है कि ब्लड डीमन ये मैटर लेकर उसके फादर के पास गए थे और हेवनली डीमन कहते हैं कि वह चाहते हैं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूं। जिस पर हमारा MC चौंकता है और कहता है कि आप कह रहे हैं कि सवर्ड डीमन आपके पास गए थे क्योंकि मैंने उनके एक डिसाइपल को मार दिया और उन्होंने पर्सनली आपसे मुझे पनिश करने के लिए कहा। जिस पर हेवनली डीमन कहते हैं कि हाँ, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन वह कोई ऐसा इंसान नहीं है जो केवल एक डिसाइपल की मृत्यु पर ऐसी रिक्वेस्ट करे। जिस पर हमारा MC सोचता है कि सवर्ड डीमन ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे फादर और मेरे बीच कैसा रिलेशनशिप है। वह ये चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरे फादर मुझे पनिश करेंगे या नहीं, और यदि वह मुझे पनिश करेंगे तो वह मुझे किस तरह की पनिशमेंट देंगे। और जब ऐसा होगा तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि क्या फादर मुझे
एक सक्सेसर कैंडिडेट के रूप में कंसीडर करते हैं या नहीं। तभी हेवनली डीमन कहते हैं कि मैं तुम्हें पनिश करने की सोच रहा हूँ, जिस पर हमारा एमसी चौंक जाता है और कहता है कि आपको मुझे पनिश करने की कोई वजह नहीं है। जिस पर हेवनली डीमन कहते हैं कि वजह तो बनाई भी जा सकती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर हेवनली डीमन की आवाज सुनकर उन्हें घूर कर देखता है और फिर हेवनली डीमन कहते हैं कि तुमने मुझसे हंटिंग के दौरान पूछा था कि मैं किस डीमन सुप्रीम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जब दोनों शराब पी रहे होते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर हेवनली डीमन से पूछता है कि फादर, आखिर आप डीमन सुप्रीम्स में से सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करते हैं। तो वहाँ पर हेवनली डीमन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि उस समय फादर ने मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। तभी हेवनली डीमन कहते हैं कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता, डीमन सुप्रीम्स पर भी नहीं। ये सुनकर हमारे एमसी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वही अपने फादर की इस बात पर काफी हैरान रहता है। हेवनली डीमन कहते हैं कि तुमने कहा था कि कल्ट में एक हायरार्की और डिसिप्लिन सेट करने की जरूरत है, तो मैं इसके बारे में तुम्हारे असली विचारों को सुनना चाहता हूँ। अब मुझे ये बिल्कुल बुलशिट जवाब मत देना कि तुम कल्ट के अंदर के करप्शन को जड़ से खत्म करना चाहते हो। जिस पर हमारा एमसी कुछ देर शांत रहता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने डीमन पाथ को खो दिया। तो हेवनली डीमन उससे घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि हमने डीमन पाथ को खो दिया। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो हेवनली डीमन पूछते हैं कि आखिर डीमन पाथ से तुम्हारा क्या मतलब है। तो हमारा एमसी कहता है कि डीमन पाथ में यह बिलीव है कि केवल हमारा कल्ट ही एब्सोल्यूट ईवल को हरा सकता है। तो हेवनली डीमन उसे देखते हैं और कहते हैं कि एब्सोल्यूट ईवल को हराना। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन हमारे कल्ट के डायरेक्ट खिलाफ है। तो हेवनली डीमन पूछते हैं कि यदि यह ऑर्थोडॉक्स फैक्शन नहीं है तो आखिर ये है क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये एब्सोल्यूट ईवल है। जिस पर हेवनली डीमन चौंकते हैं और हमारा एमसी कहता है कि मैं उस एब्सोल्यूट ईवल के बारे में बात कर रहा हूँ जो इतना नीच और दुष्ट है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान उसको सहन नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि डीमंस भी उनसे नफरत करेंगे और उन्हें अपने से दूर कर देंगे। और ऑर्थोडॉक्स फैक्शन जिस न्याय और शिष्टता की वकालत करता है वह केवल छोटे मोटे ईवल से डील कर सकते हैं, लेकिन वह इतने कैपेबल नहीं है कि वह एब्सोल्यूट ईवल से डीलिंग कर पाए। आखिरकार ऑर्थोडॉक्स फैक्शन हर किसी को माफ कर देता और हेवनली डीमन हमारे एमसी की ये सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि और जब तक वह लोगों की चिंता करेंगे वह उस ईवल का कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे जिसने अपनी इंसानियत को छोड़ दिया है और अब बेलगाम हो चुकी है। और पूरे मोरे में केवल हम ही एकमात्र हैं जो और ज्यादा ईवल होकर उस ईवल को हरा सकते हैं। और जब वह ग्रेट ईवल जिसे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन भी हैंडल नहीं कर पाएगा हमारे सामने घुटनों के बल बैठी होगी, तब मुझे लगता है कि हम असली डीमन पाथ को पा लेंगे। इस बात को हेवनली डीमन बहुत गौर से सुनते हैं और हमारा एमसी कहता है कि यदि हम असली डीमन पाथ को अकॉम्प्लिश नहीं कर पाए तो हम और आगे नहीं जा पाएंगे। हमें खुद को पनिश करना होगा ताकि हम सरवाइव कर पाए। जिस पर हेवनली डीमन उसे घूर कर देखते हैं और शांत रहते हैं। और हमारा एमसी मन में सोचता है कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि फादर ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा और साथ ही में उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी अपनी पास्ट लाइफ में इनके बारे में कभी नहीं पढ़ा था। और जब तक मैं इस कल्ट में रहा तो मैंने इसके बारे में कभी रियलाइज नहीं किया, लेकिन जब मैं सेंट्रल प्लेन्स में अपनी पूरी जिंदगी भटकता रहा तब मैंने इन विचारों को फील किया। तभी हेवनली डीमन कहते हैं कि क्या यही तुम्हारे अहंकारी विचार हैं, क्या तुम्हें और कुछ कहना है। तो हमारा एमसी उनकी बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहता था। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे अब समझ में आ गया आखिर क्यों सवर्ड डीमन चाहते थे कि मैं तुम्हें पनिश करूं। जिस पर हमारा एमसी उन्हें घूर कर देखता है और हेवनली डीमन कहते हैं कि सवर्ड डीमन ने तुम में जरूर कुछ देखा है और वह मेरा यूज कर तुम्हें टेस्ट करना चाहता है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है उसने मेरे अंदर सक्सेसर कैंडिडेट बनने की पॉसिबिलिटी देखी है। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि या फिर उसने एक ऐसे इंसान को देखा जो हमारे कल्ट को तहस महस कर देगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जो भी हो, लेकिन उस बूढ़े
बूढ़े आदमी के पास अच्छी आंखें हैं क्योंकि उसने इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को नोटिस कर लिया। इस पर हेवनली डीमन उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि चलो मेरे पीछे आओ। तो हमारा एमसी चौंकता और पूछता है कि आखिर हम इतनी लेट रात को कहाँ जा रहे हैं, और हम माइनर हेवन केव को देखते हैं जिसके बाहर हेवनली डीमन और हमारे एमसी को देखते हैं, जिसे देखकर हमारा एमसी मन में सोचता है कि माइनर हेवन केव यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसी कैंडिडेट को टेस्ट किया जाता है जो हेवनली डीमन बन सकता है, वह हेवनली डीमन का डिसाइपल हो सकता है या हेवनली डीमन का चाइल्ड। इस केव के अंदर जाना बहुत आसान है, लेकिन यदि वह इस ट्रायल से वापस नहीं आ पाए तो वह हमेशा के लिए इस केव में फंस जाएंगे। इसके सक्सेस होने के रेट 50% है। हेवनली डीमन के ब्लड रिलेटेड में से आधे लोग जो भी इस केव के अंदर गए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी है। यह जगह इतनी खतरनाक है कि मेरा महत्वाकांक्षी भाई भी कभी इस केव के अंदर जाने की बात नहीं करता, लेकिन यदि मैं हेवनली डीमन बनना चाहता हूँ तो मुझे इस जगह से कम एक बार जरूर निकलना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर हेवनली डीमन से पूछता है कि क्या आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझे इस जगह के अंदर जाना होगा? तो हेवनली डीमन कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं भी इसके अंदर गया था। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि आपको इस जगह से बाहर निकलने में कितना समय लगा था? तो हेवनली डीमन कहते हैं कि उन्हें 2 महीने लगे थे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत चौंक जाता है और कहता है कि अभी तक के सभी हेवनली डीमंस में से मेरे फादर सबसे ज्यादा टैलेंटेड हेवनली डीमन है और उन्हें इस जगह से निकलने में 2 महीने लगे। तभी हेवनली डीमन कहते हैं कि केवल मैं ही हूँ जो इसके अंदर से केवल 2 महीने में निकला था। यदि हम बाकी सभी लोगों का एवरेज ले तो उन्हें 3 साल लगे थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं बिना किसी प्रिपरेशन के इस जगह के अंदर जाऊं? तो हेवनली डीमन कहते हैं कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूं? जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर शांत रहता है और मन में सोचता है कि फादर आप मुझे ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां मैं मर भी सकता हूं केवल इसलिए क्योंकि सवार डीमन ने आपसे मुझे पनिश करने के लिए कहा। क्या आप सच में अपने बेटे की फिक्र नहीं करते कि वह इसके अंदर मर भी सकता है, या फिर आप ये विश कर रहे हैं कि मैं अंदर जाकर और ज्यादा शक्तिशाली बनूं और जिंदा इस केव से बाहर निकलूं? ये बातें सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, यदि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं आपसे भी जल्दी इस केव से बाहर निकलूं। जिस पर हेवनली डीमन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि केवल तुम ये ट्राई करना कि तुम अपने आप को जिंदा रख सको। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में हम हमारे एमसी को देखते हैं जो उस केव के अंदर आ गया होता है और मन में सोचता है कि आखिर ये जगह कितनी खतरनाक होगी कि इसमें इतने सारे लोग हमेशा के लिए फंस गए। और वह उस जगह को देखता है और अंदर एक कमरे में प्रवेश करता है जहाँ पर उसे कुछ निर्देश लिखे मिलते हैं, जिसमें पहला निर्देश होता है कि अपने सभी एनिमीज को बिना सबडोरा या एनहेंस सबडोरा का यूज किए काट दो। दूसरा, यदि तुम टाइम लिमिट में ये करने में सफल नहीं हुए तो तुम्हें 10 दिन बाद फिर से एक और मौका दिया जाएगा। तीसरा, तुम में से जो भी तैयार हो वह जाकर क्रिम्सन सर्कल में खड़ा हो जाए। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि यदि मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया तो मुझे ये फिर से 10 दिन बाद देना होगा। और वहीं कुछ अनाथ की बॉल होती हैं जिन्हें देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यदि मैं यहाँ पर रुका तो मुझे यह अनाज की बॉल्स को खाना होगा। और फिर सोचता है कि मुझे यहाँ पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे इसे जल्दी से स्टार्ट करना होगा। और वह जाकर सर्कल में खड़ा हो जाता है। तभी उसके आजू बाजू से डॉल्स निकलती हैं और उनके शरीर में एक रेड कलर का मार्क होता है, जिसे देखकर हमारा एमसी सोचता है कि मुझे इन रेड मार्क की जगह पर अपनी सवार से स्लैश मारना होगा। और वह तुरंत ही उन डॉल्स पर हमला कर देता है और वह उन डॉल्स पर बने रेड मार्क की जगह पर अपनी सवार से उन डॉल्स को काटता है और वह सभी डॉल्स पर हमला करता रहता है और सोचता है कि मैंने जितना सोचा था यह उससे भी ज्यादा टफ है। और वह देखता है कि कुछ डॉल्स अंदर जाने लगे हैं तो वह सोचता है कि मैं इन्हें अंदर नहीं जाने दे सकता और तेजी से उन पर हमला करता है और उस डॉल को काट देता है। और फिर वह दूसरी डॉल्स की तरफ जाता है और उनको भी काट देता है। और तभी वह देखता है कि एक डॉल जो कि आखिरी होती है वह भी अंदर जाने वाली है। तो हमारा एमसी तेजी से अपनी स्पीड बढ़ाता है और उस डॉल पर हमला करता है और उसके सिर को हवा में उड़ा देता है। और ये हो जाने के
बाद हमारा एमसी राहत की सांस लेता है और मन में सोचता है कि यदि मैंने अपने गार्ड को केवल 1 सेकंड के लिए भी डाउन किया तो मुझे यहाँ पर 10 दिन स्पेंड करने पड़ेंगे। और मन में सोचता है कि यदि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में यहाँ आता तो मैं ये फर्स्ट ट्रायल भी नहीं पार कर पाता। और वह देखता है कि दूसरे रूम का गेट खुल गया और वह उस रूम में जाने लगता है। तभी उसे एक स्टोन दिखता है जिसमें लिखा होता है कि मैं 9वें ट्रायल में सफल हुआ। किसी ने लिखा होता है कि मैंने 16वें ट्रायल में ये पूरा किया और किसी ने लिखा होता है कि मुझे इसे पार करने के लिए 37 ट्रायल लेने पड़े। किसी ने लिखा होता है कि क्या मैं इसी जगह पर मरने वाला हूँ, क्या मैं इसके आगे नहीं जा पाऊंगा। किसी ने लिखा होता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ लेकिन यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। और किसी ने लिखा होता है कि मैंने इसे केवल 6 ट्रायल में कंप्लीट कर लिया, इसलिए मैं अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानता हूँ। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि यह उन लोगों ने लिखे हैं जो पहले इस टेस्ट को देने के लिए आए थे। और वह मन में सोचता है कि ये जो अंत की हेड राइटिंग है ये जरूर मेरे फादर की होगी। और उसके फादर ने लिखा होता है कि पागल। और हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और अंदर जाते हुए सोचता है कि वैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा। और मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने हमारे एंसेस्टर्स को पागल बोला। और फिर वह दूसरे रूम में एंटर करता है जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि इतने सारे हथियारों को देखकर लगता है कि इस ट्रायल में हमें इन सभी का यूज करना होगा। और फिर वह निर्देश पढ़ता है जिसमें पहला निर्देश होता है कि इस बॉल पर रखी हुई तलवारों से तुम्हें उस पत्थर को बीच में से काटना होगा, वो भी 2 घंटों के अंदर। तुम चाहो तो सवर्ड ऑरा और एनहेंस सवर्ड ऑरा का यूज कर सकते हो। दूसरा, यदि तुम इसे टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम्हें 20 दिन बाद फिर से दूसरा चांस दिया जाएगा। तीसरा, जो भी तैयार है वह जाकर सर्कल में खड़ा हो जाए। और हमारा एमसी तुरंत जाकर सर्कल में खड़ा हो जाता है और तभी वह देखता है कि उसके सामने एक गोल बॉल आ जाती है, जिसे देखकर हमारे एमसी मन में सोचता है कि इस बॉल को 2 भागों में काटने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है। यह तो बहुत ज्यादा समय है। यदि मैं अपना एनहेंस सवर्ड ऑरा यूज करूं तो मैं ऐसी 100 बॉल को केवल 2 घंटे में काट सकता हूं। और सोचता है कि उन निर्देशों में जरूर कोई कारण होगा। और वह उस बॉल को घूर कर देखता है और अपनी सवर्ड से उसे काटता है और वह देखता है कि उसकी सवर्ड टूट गई। और मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि केवल इस पर हमला करना काम नहीं करेगा। और सोचता है कि यदि ऐसा है तो वह जाकर एक दूसरी सवर्ड उठाता है और मन में सोचता है कि तुम मुझे एनहेंस सवर्ड ऑरा का यूज कर इसे बीच में से काट देना चाहिए और जल्दी अगले ट्रायल में जाना चाहिए। और वह अपना सवर्ड ऑरा यूज करने लगता है और वह उस बॉल को बीच में से काटने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ क्लिक होता है और वह रुक जाता है। और मन में सोचता है कि यदि मैं सवर्ड ऑरा का यूज करूंगा तो यह तो बहुत ही आसानी से पास हो जाएगा। और सोचता है आखिर दूसरे लोगों ने इसे कैसे पार किया होगा। और फिर वह दूसरे लोगों के लिखे गए नोट्स को पढ़ता है जिसमें एक ने लिखा होता है कि एनहेंस सवर्ड ऑरा की मदद से मैंने इसे केवल 1 ट्राई में ही काट दिया था। एक ने लिखा होता है कि मैंने इसे 89 बार बिना एनहेंस सवर्ड ऑरा यूज किए काटने की कोशिश की लेकिन मैं फेल हुआ, इसलिए मुझे अंत में एनहेंस सवर्ड ऑरा यूज करना पड़ा। और एक ने लिखा होता है कि मैंने बिना किसी एनहेंस सवर्ड ऑरा के से बीच में से काट दिया। और उसके नीचे किसने लिखा होता है कि आखिर ये इसने कैसे किया, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। और वहीं एक ने लिखा होता है कि मुझे एनहेंस सवर्ड ऑरा यूज करना नहीं आता, आखिर मैं क्या करूं। और उसके नीचे एक ने लिखा होता है कि जो पर्सन ये कह रहा है कि उसने बिना किसी सवर्ड ऑरा का यूज किए इस हॉप में काटा हुआ जरूर झूठ बोल रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे एग्री कर रहा हूँ, वह जरूर झूठ बोल रहा है। तो हमारा एमसी उसके पास जाता है और सोचता है कि आखिर मेरे फादर ने इसके बारे में क्या लिखा, जिसमें उसके फादर ने लिखा होता है कि ये सब बकवास है, यदि यहाँ पर हिट हुई तो तुम इसे हार जाओगे। ये पढ़कर हमारा एमसी थोड़ा चौंकता है और मन में सोचता है कि आखिर उसके फादर ने ऐसा क्यों लिया। वह जिस तरह के इंसान है वह यहाँ से सीधे अगले ट्रायल में चले जाते हैं जैसा कि उन्होंने पहले ट्रायल में किया। और मन में सोचता है कि उसे इस स्टोन को 2 घंटे के अंदर
बीच में से काटना है और वह चाहे तो इसके लिए सबडोरा या एनहेंस सबडोरा का यूज कर सकता है और तभी उसे कुछ क्लिक होता है और वह कहता है कि उस निर्देश में लिखा है कि तुम चाहो तो सबडोरा का यूज कर सकते हो, ना कि उसमें ये लिखा है कि तुम्हें एनहेंस सबडोरा का यूज करना है। तो वह इस बात को सोचकर कहता है कि तो इसका मतलब है कि इस ट्रायल को बिना सबडोरा या एनहेंस सबडोरा का यूज किए भी पास किया जा सकता है और जो मेरे फादर ने लिखा है वह एक तरह की वार्निंग है कि तुम्हें एनहेंस सबडोरा का यूज नहीं करना, क्योंकि एनहेंस सबडोरा का यूज करने पर हीट जनरेट होती है और हमारा एमसी उस बॉल पर फिर से हमला करता है तो वह तलवार टूट जाती है और हमारा एमसी सभी तरह के हथियारों से उस बॉल पर हमला करता है, तलवार, फावड़ा, हथौड़ा, लेकिन उस बॉल पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता, जिस पर हमारे एमसी को बहुत गुस्सा आ जाती है और मन में सोचता है कि मैं इस बॉल पर एक भी स्क्रैच नहीं छोड़ पाया, आखिर मैं बिना एनहेंस सबडोरा का यूज किए इसे कैसे 2 हिस्सों में काट सकता हूँ, मेरा टाइम भी खत्म होने वाला है। और वह फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है कि क्या मुझे एनहेंस सबडोरा का यूज कर लेना चाहिए और फिर वह रुक जाता है और अपने फादर को याद करता है और मन में सोचता है कि मेरे फादर ने इस बॉल को बिना किसी एनहेंस सबडोरा के 2 भागों में बांट दिया था और तभी उसे कुछ क्लिक होता है और वह अपनी एनर्जी से एनर्जी लाइन बनाने लगता है और उस बॉल को अपनी एनर्जी लाइन से छूता है। तभी हमारे एमसी को उस बॉल के चारों तरफ एक हल्की लाइन महसूस होती है और वह मन में सोचता है कि मैं इस लाइन को अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाता और वह अपनी आंखें बंद कर एनर्जी लाइंस की मदद से उस बॉल को काटने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, यह हल्की लाइन इस बॉल के ऊपर एक परफेक्ट सर्कल बना रही है और वह उस बॉल को 2 भागों में काट देता है और बहुत खुश होकर कहता है कि फाइनली ये मैंने कर दिया और वह उस बॉल के अंदर एक पिल को देखता है जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो डेमोनिक एसेंस पिल है।